चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का। इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये जमीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर। एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो। हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। प्रकृति की अनुपम देन है जल। जल रहित प्रकृति की कल्पना करना भी असंभव है। प्रकृति के संरक्षण के लिए जरूरी है जल संरक्षण। पुराने समय में भी वर्षा के जल को कृत्रिम एवं प्राकृतिक रूप से निर्मित तालाब, पोखर, बावड़ियों आदि में संचित किया जाता था। इससे न केवल वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से बचाया जाता था, बल्कि अनेक उपयोग में लाया जाता था। इतना ही नहीं, इस संरक्षित जल से भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता था। इन्हीं स्रोतों में गुलाबी नगरी की मानसागर झील, आमेर स्थित मावठा, रामगढ़ बांध, एवं गलता कुंड प्रमुख हैं। वर्तमान में सीमित होते वन क्षेत्र, बढ़ता शहरी एवं औद्योगिकरण तथा भूमिगत जल का अनुचित दोहन कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे जल संकट गहराता जा रहा है। इसी स्थिति से निपटने के लिए कई सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वर्षा के जल के संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इससे न केवल वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोका जा रहा है, बल्कि भूमिगत जल के स्तर को भी बढ़ाया जा रहा है। इसमें वर्षा के समय भवनों की छतों से एकत्रित जल तथा सतही जल को विभिन्न नालियों द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित कुओं में लाया जाता है, जहां इसे निथारकर कचरा अलग कर दिया जाता है और यही जल भूमिगत जल स्तर बढ़ाने या रिचार्जिंग में काम आता है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। सामाईन आदाब, बज़्म अदब के इस खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि मेरे शेर से आप लोगों के लिए एक इशारा मिल गया है कि आज हम गालिब के बारे में बात करने वाले हैं। गालिब कल, आज और कल, इस मजमून के साथ आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। और मेरे पैनल पे आज बहुत ही अच्छा पैनल है। मुझे इनका तारुफ कराते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मेरे साथ में मलिका नसीम साहिबा हैं। आप बैनुल अक़वामी तौर पे बहुत ही मशहूर शायरा हैं। आपके कई किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं और जहाँ जहाँ उर्दू की महफिलें होती हैं आपका होना लाजमी माना जाता है। मेरे साथ में बकुल देव साहब हैं। आपको अभी हाल ही में उर्दू एकेडमी की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया है। और साथ ही फ़ारूक बख्शी साहब हैं। आप उदयपुर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी साहब मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आप उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। फ़ारूक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आप गालिब की शख्सियत पर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए कि शख्सियत की तामीर व तश्कील का जो ताना बाना है वो बुनियादी तौर से नफ्सियात का क़िस्सा है और नफ्सियात के उसूलों को पेश नज़र रख कर ही किसी की शख्सियत का तज़किया किया जा सकता है।
बेशक। तो गालिब की शख्सियत के बारे में जब सोचते हैं तो गालिब के अहद के क्या हालात थे, गालिब का जो पस मंज़र था वो क्या था, और गालिब की जो ज़िंदगी जिन हालात से गुजरी है उन सब का ताना बाना जिस तरह बना, वो जो दाखिली और खारजी अनासिर होते हैं उनसे किसी शख्सियत की तामीर और तश्कील होती है। सबसे बड़ा मसला यह है कि गालिब को हमेशा आपने महसूस किया होगा अपनी शायरी के हवाले से, हमें ख़तों में भी उन्होंने लिखा, अपनी नसर में भी लिखा, अपनी शायरी में भी उन्होंने कहा कि मैंने नसर में और नज़्म में जो कुछ कहा उसकी खातिर ख्वाह दाद मुझे न मिल सकी। जी जी बिल्कुल। तो आम तासुर ये जहन के अंदर लोगों के होता है कि गालिब जो है वो शाकी हैं, शिकायत करते रहते हैं अपने ज़माने से, और उनकी शख्सियत पर ये एक तरह से यह है कि भी उन्हें शिकायत है। लेकिन गालिब ने अपना जो मयार मुकर्रर कर लिया था, ज़रा नफ्सियात के उस पहलू की तरफ गौर कीजिए कि गालिब ने अपनी शख्सियत का और अपने लिए जो मयार मुकर्रर कर लिया था, ये पूरी दुनिया, इस दुनिया की तमाम तर हालात वो गालिब के मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। वो इस पूरी ज़िंदगी को असल में अपने लिए समझते थे। बुनियादी तौर से तो अगर ये आप इशारा मेरा समझ रहे होंगे तो वजूदियत का फ़लसफ़ा है कि थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस है ये बुनियादी तौर से, कि इस पूरी कायनात के अंदर वो अपने आप को सबसे नुमाया तौर से, और वो जब देखते हैं ख़तों में भी लिखते हैं कि मैं अफरासियाबी ख़ानदान से हूँ, मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ से है, मेरा ये है। भला आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जो शख्स बादशाह वक्त का उस्ताद है और फिर भी वो अपने आप को ये कहता रहता है। मैं अभी कल परसों भी मेरी नज़र से उनके खुतूत अक्सर गुजरते हैं कि मुझे जब अपने असर में कुछ कमी कजी महसूस होती है तो मैं खुतूत गालिब का मुताला करता हूँ। तो मैं पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं वो हूँ, मौलाना हातिम अली महर को लिख रहे हैं कि मैं वो हूँ जिसे अपने कहेगी कभी दाद ना मिली किसी की तरफ से। तो गालिब की जो शख्सियत है वो बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत है और बड़ी दिलचस्प शख्सियत है वो, और उसको समझने के लिए गालिब की शख्सियत को, जाहिर सी बात है ये सफ़र बड़ा दोहरा सफ़र है। कभी उनकी शायरी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, कभी शायरी के हवाले से, और मौलाना हाली ने तो देखिए पूरी उनकी यादगार हाली, और ये भी उनकी कितनी बड़ी खुशनसीबी है, वो बार बार शाकी होते हैं कि मुझे दाद नहीं मिली। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उनकी ज़िंदगी में उनके दवावीन और उनके बाद उनके मासरीन और उनसे पहले वालों के और उनके बाद वालों के भी दीवान इतनी ज़्यादा एडिशंस नहीं छपे जितने उनके छपे, और फिर भी वो शिकायत बाकायदा शाकी रहते थे। 5 दीवान। तो उनकी शख्सियत जो थी वो बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी उसमें एक तरह से डाइवर्सिटी थी, बड़ा फैलाव उनकी शख्सियत के अंदर था। और मैं समझता हूँ कि गालिब की वही शख्सियत है जो आज उनकी हर दिल अजीज़ी का एक जिसने पैमाना मुकर्रर कर दिया है। जब हम गालिब के कलाम के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत का जो हवला है, तसव्वुर है, वो भी हमारे जहन के अंदर उभरता है। तो गालिब की शख्सियत तो बड़ी शख्सियत है गालिब की। बकुल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ उनकी शिकायतें रहती थी वहीं उन्होंने अपने एक शेर में मीर तकी मीर का हवाला देता हुआ कहा है कि रेख्ते के तुम्हें नहीं उस्ताद गालिब, और मीर का हवाला दिया है कि वो भी काफ़ी मशहूर। तो यहाँ इस बात में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तुम्हें उस्ताद नहीं हो वालिद, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर। देखिए क्या है कि केवल मीर ही नहीं बल्कि अपने शुरुआती दौर में जो सबसे ज़्यादा जिस शायर का रंग उन पे था वो बेदिल थे। उनकी शायरी के पूरे एरा को हम 3 पीरियड्स में अगर डिवाइड करें तो शुरुआती जो गज़लें हैं उनकी वो मेरे ख्याल से 21 से 25 बरस के बीच की गज़लें हैं, फिर उसके बाद में 25 से 35 बरस के बीच की गज़लें हैं, फिर अप टू 45-50 तक की गज़लें हैं। शुरुआती गज़लों में बेदिल का रंग बहुत ज़्यादा है और उलझाव उनमें बहुत ज़्यादा है, डिक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। बीच का जो पीरियड है उसमें वो गज़लें उन्होंने कही हैं जिनकी वजह से गालिब आज गालिब जाने जाते हैं या कि मकबूल हैं। जहाँ तक इन्फ्लुएंसेस की बात है तो इन्फ्लुएंसेस लगभग जितने भी पॉइट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने कलाकार हैं, सब इन्फ्लुएंसेस लेते रहते हैं। इनफैक्ट कुछ रिसर्च फेलोशिप के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काम किया और ये नतीजे कुछ निकले हैं सामने कि गालिब के उर्दू दीवान में तकरीबन 79 के आसपास अशार ऐसे हैं जो कि बेदिल का ऑलमोस्ट एज इट इज़ तर्जुमा, जिनको आप उर्दू में तर्जुमा कह दें, फारसी से तर्जुमा। जी बिल्कुल। लेकिन अब पर्शियन गज़लों की तरफ इतना ध्यान है नहीं लोगों का। उस ज़माने में मुतासिर बहुत थे वो, बहुत ज़्यादा बेदिल। और बेदिल के लिए तो शेर उन्होंने कहा है, तर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्लाह खां क़यामत है, जो बेसिक उनका इन्फ्लुएंस था। और वो अपने आप को फारसी दाँ ही समझते थे, उर्दू वगैरह से तो वो ठीक है मकबूल हुए बाद में वो उसमें, लेकिन अपनी पहचान वो चाहते थे कि एज अ पर्शियन पोइट मुझे माना जाए और मेरी मकबूलियत हो।
मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। जी जैसे कि गालिब को मकबूलियत जो है गज़लों से मिली, जी लेकिन उनकी नज़में और ख़तूत भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, जी। तो उस पर ज़रा सा आप रोशनी डालें। खतूत गालिब तो खैर बहुत ज़्यादा मकबूल रहे। वो ख़त ऐसे लिखते थे जैसे सामने बैठे बातें कर रहे हों किसी से, हम आपसे बात कर रहे हैं या फारूक साहब से बात कर रहे हैं। गालिब के खतूत जो होते थे वो इसी तरह के होते थे, और भाई कैसे हो, क्या हो रहा है, कहाँ हो, तो इस तरह के ख़त वो लिखते थे। और नज़में जहाँ तक उन्होंने लिखी हैं, नज़में कम लिखी हैं, लेकिन फ़ारसी में उन्हें नज़में क़साइद ज़्यादा लिखे हैं और नज़में भी कही हैं, लेकिन वो शायद मसनवी की शक्ल में नज़में कही हैं, मसनवी की शक्ल में नज़में कही हैं। ऐसी आजकल जैसे आज़ाद नज़में या मुसद्दस होते हैं, ये बहुत कमी से कहा होगा तो कहा होगा। दूसरी ये कि मैं ये चाहती हूँ कि 1857 में जो दस्तंबो लिखी थी गालिब ने, मैं उस पर कुछ रोशनी डालना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं आना चाहता था उस पर, लेकिन ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो 1857 के वाक़यात की एक बेसाख्ता रूदात गालिब के ख्यालात का हकीकी इजहार है। शहर पर अंग्रेज़ों के दोबारा काबिज होने के बाद कम अज़ कम बिल्कुल आखिर में उस वक्त लिखी गई जब ये वाज़े हो गया कि बगावत एक सही रायगा है। गालिब के दस्तंबों में अंग्रेज़ों की मदह सराई उसी बुलंद आहंगी से की है जैसे कि कसीदे में की जाती है। अंग्रेज़ों की मदह सराई, अंग्रेज़ों की तारीफ उन्होंने इसी अंदाज से की है जैसे कि कसीदे में की जाती है। जी। और इतनी ही खुली हुई सुखनसाजी के साथ अंग्रेज़ों के हर जिक्र को सताइश अस्माए सिफत के साथ शुरू करना उस शख्स के लिए कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी जिसको इकरार था कि उसने अपनी आधी उम्र अहमकों की भट्टी में सर्फ की है। गालिब को यह इकरार था। दस्तंबों की हैसियत अंग्रेज़ों की तरफ से मुमकिना तौर पर की जाने वाली इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ हर वक्त पेशबंद की थी। उसकी उनके हकीकी ख्यालात के तर्जुमान की हैसियत से ताबीर नहीं की जा सकती। बगावत के दौरान ज़ाती तौर पर उन्हें बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी और नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ये नतीजा निकालना कि इन हंगामा खेज दिनों में जब मुग़ल बादशाह दोबारा लाल किले से हुक्मरानी करने लगे थे तो गालिब की हैसियत महज एक अलाहिदगी पसंद, गैर जानिबदार या दिलचस्पी न रखने वाले शाहिद ऐनी की थी। उसकी शख्सियत और अहम बात यह है कि अहबाब के नाम उनके खतूत बशमूल दीगर शहादत दोनों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ होगा। वो जदीद मफहूम में कौम परस्त नहीं थे। गालिब जदीद मफहूम में कौम परस्त नहीं थे, लेकिन चाहे वो जितना भी चाहते रहे हों कि अंग्रेज़ उनके बारे में ऐसा सोचें, वो अंग्रेज़ों के शरीकेकार भी नहीं थे। जी, आप थोड़ा सा इसमें ये जो बात चल रही है जी, इसको आप थोड़ा सा वाज़े करें, थोड़ा सा जो ये जो आपने बात कही कि वो इस तरीके के जो उनकी, क्योंकि ये दिलचस्प पहलू है उनका। उर्दू वाले समझ जाएंगे, जी जी नहीं, तो नहीं मैं चाहता हूँ सब समझ जाएं इसे, हमारे जितने भी देखने वाले। लेकिन चाहे वो जितना भी चाहते रहे हो अंग्रेज उनके बारे में ऐसा सोचे, वो अंग्रेजों के शरीकेकार भी नहीं थे जी। वो अंग्रेजों के खिलाफ लिख तो रहे थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज ऐसा सोचें। अच्छा, ठीक है। वैसे देसी सिपाहियों की बात ज्यादतियां उन्हें नागवार जरूर गुजरी, लेकिन इस दाइये के ताल्लुक से कि जिसके ये सिपाही अलमबरदार थे, उनका ये रवैया गैर हमदर्दाना हरगिज नहीं था। बगावत के बाद अंग्रेजों की दहशतगर्दी ने उन्हें जज्बाती तौर पर चूर चूर कर दिया गालिब को, और उन्होंने अपना ये मशहूर शेर फारूक साहब तभी कहा था कि है मौजजन एक कुलज़मे खूं काश यही हो, है मौजजन एक कुलज़मे खूं काश यही हो, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे, आता है अभी देखिए क्या क्या, हाँ आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। अपने खत में वो इस अंदाज से भी ऐलान करते हैं कि वो हर इंसान को, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या ईसाई हो, उसको अपना भाई समझते थे। जैसे ये दो शेर हैं कि वफादारी बशर्ते इस्तवारी असले ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को। वाह वाह वाह।
वफादारी बशर्ते इस्तवारी असले ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को, या नहीं कुछ सब्बहो जिन्नार के फंदे में गहराई गिराई, सब्बे कहते हैं तस्बीह को जी, नहीं कुछ सब्बहो जिन्नार के फंदे में गिराई, वफादारी में शेखो बरहमन की आजमाइश है। वफादारी में शेखो बरहमन की आजमाइश है। बहुत बहुत बढ़िया। फारूक साहब, उनकी जाती जिंदगी का उनके सुखन पे कितना असर आप महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, जो उनकी ज़िंदगी के हालात रहे, जो और सबसे ज़्यादा उसका इजहार उनकी नस्र में हुआ, तो ज़ाती ज़िंदगी तो ये तो बुनियादी सवाल है असल में शायर के साथ जब किया जाए कि अगर उसकी ज़ाती ज़िंदगी के असरात उसकी शायरी पे मुरतब ना हो तो ऐसा तो नामुमकिन है। बिल्कुल। गालिब के साथ भी वही मामला था, लेकिन गालिब बुनियादी तौर से बेपनाह ज़हीन आदमी थे। और जैसा कि आपने उनकी शख्सियत के हवाले से पहला सवाल मुझसे किया था, तो उसमें गालिब का जो अहद था वो था जब एक पूरी बिसात सदियों की बनी बनाई उलट रही थी और नया ज़माना जो आ रहा था उसकी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वाज़ेह नहीं हो पाई थी। तो गालिब उस अहद तशकीक, ये जो उनके यहाँ जो तशकीक का जज्बा उनकी शायरी के अंदर नज़र आता है आपको, ये उसी का है। आपको ताज्जुब होगा, कई सवाल ऐसे हुए, उन्होंने जब कहा कि मैं कलकत्ता गए, वहाँ ट्रामे चलती हुई देखी, बर्फखाने देखे, दिल्ली आके दोस्तों से कहा कि भाई मैं वहाँ ट्रामे चलती हुई देखा हूँ। कोई साहब अपनी पुरानी किताब लेके उनके पास उसका मुकदमा लिखवाने गए तो कहने लगे जंतरी क्या उठा लाए भाई, मैं कलकत्ता गया था, वहाँ बर्फखाने खुल गए हैं, ट्रामे चल रही हैं, नई जिंदगी। यही वजह है कि हाँ, तो ये जो उनका मिजाज था, जो उनकी शख्सियत के वसीले से और उनकी शायरी के हवाले से हम तक पहुंचता है, जो आपने उससे सवाल किया, तो उसके असरात तो मुरतब हुए। मतलब जैसे तशकीक का जज्बा है, यानी कि साइंस का बुनियादी मिजाज क्या है कि हर चीज़ पे शक करना, बिल्कुल है ना। तो गालिब खुद ये कहते हैं, हमारी शायरी में बकौल प्रोफेसर आलिया मसरूर के जदीद जहन की जो तरबियत और रहनुमाई की है वो मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने की है। जब वो सवाल खड़े करते हैं कि सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, तो ये साइंसी मिजाज की देन है असल में कि गालिब ने ये उर्दू शायरी को एक नए जहन से जोड़ा, वाबस्ता किया है। और फिर वो सवाल करते हैं, जैसा कि मलका नसीम साहब ने कहा, और बहुत बुनियादी बात उन्होंने कही कि उनकी ज़िंदगी जो थी वसी तर इंसानी ताल्लुकात की, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि उनके यहाँ किसी तरह की ज़ात, रंग, नस्ल, मजहब के एतबार से कोई तफरीक किसी की तरह की नहीं थी। उनके मद्दाहों में, उनके चाहने वालों में हर तरह के, हर मजहब के मानने वाले लोग थे। आप खुद जानते हैं, इतने सारे खुदूद के हवाले से आपने देखा है, उनकी शायरी का भी मामला यही है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ना साहब। तो गालिब ने उर्दू शायरी को साइंसी मिजाज अता किया और गालिब ने उर्दू शायरी में गौर व फिक्र की रवायत को असर नौ फिर से उस रवायत को जारी व सारी किया। ये गालिब का कारनामा है। गालिब से पहले ऐसा नहीं था। वो गालिब से पहले जो हमारी शायरी थी वो जो एक आम जुमला हम कहते हैं कि गुलो बुलबुल का किस्सा थी, वो थी, लेकिन गालिब ने उसके अंदर बिल्कुल एक नया पैटर्न जो था शायरी का। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जब जदीदियत की तहरीक शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले गालिब को अपना रहनुमा और हादी करार दिया। गालिब के यहाँ वो सारी की सारी बिल्कुल उससे वाजिब कोई नाम नहीं है चीजें थी। और एक गालिब के मिजाज में एक जो मैं महसूस करता हूँ, किताबें देखिए, किताबों में तो सारी चीजें भरी पड़ी हैं, आप पढ़ लेंगे खुद और भी, लेकिन एक मेरा जाती तजुर्बा क्या है गालिब के हवाले से, वो ये है कि मैं समझता हूँ कि वो जिंदगी को इतनी गहराई और गहराई से समझ चुका था कि बली मारो में अली कासिम जान की वो हवेली के बारजे पर बैठा हुआ शख्स कि उसे देखता था कि अभी इधर से एक जनाजा गुजरा है, चंद लम्हों के बाद उधर से एक शादियाने बजाती हुई बारात गुजर रही है। जिंदगी का ये जो जोड़ है, ये मेल है, ये गालिब इसको गहराई से उतर चुके, इसकी गहराई में उतर चुके थे। यही वजह है कि उनके यहाँ बड़े से बड़े गम भी उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं होता, उसको भी वो उड़ा देते हैं। आप देखिए, और उनके मिजाज में जो शोखी और ज़राफत का जो पहलू उनके कलाम के अंदर आया, वो कह रहे हैं कि ऐसी जिसमें 100 बरस की हो रहे हों, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई, क्यों ना दोज़ख को भी जन्नत में मिला लें यार, शहर के वास्ते थोड़ी सी फजा और सही। ये मिजाज कहाँ से आया? ये मिजाज वहीं से आया कि अपने मतलब हाल खराब है, गंदी से गुलाब आ जाता है, शराब खाने से शराब मुफ्त आ जाती है, बदास के यहाँ से कपड़ा आ जाता है। वो कह रहे हैं कि आज मेरे पास, मैं वो हूँ जिसके पास मैं रमज़ान के महीने में रोज़े खाकर गुजारा किया। खत लिख रहे हैं हातिम अली महर को कि रमज़ान के महीने में रोज़े खाकर गुजारा किया, अब रमज़ान के बाद अल्लाह वाली के देखिए क्या होता है। बिल्कुल जरा सोचिए। तो वो ये पूरी तरह से ज़िंदगी की उस नहज को, उस बुनियादों को समझने वाला शायर है। ये गालिब का कमाल है। और दूसरी बात जो भाई देखिए गालिब के हवाले से मैं महसूस करता हूँ बुनियादी तौर से, वो गालिब
गालिब ने जिंदगी को अपने तरीके से सोचा। देखिए, हमारे यहाँ पहले से भी तसव्वुर था खुदी का, हमारे यहाँ पहले से भी मीर के यहाँ गम का तसव्वुर मौजूद था, हमारे यहाँ तसव्वुर था। जैसे अभी कल परसों ऐवान गालिब में एक प्रोग्राम में फारूकी साहब ने गालिब की गज़ल की तशरीह नए सिरे से की, तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि हम लोग जो सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे बचपन से, उसमें एक शेर था कि वो कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए। बिल्कुल। अब देखिए, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से काट के उन्होंने, लोग जो थे वो इस गालिब के शेर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बना है ऐश तजम्मुल हुसैन खान के लिए जो है कि आप इसी चीज के वो सारी वो किसी की तारीफ में वो शेर कहे जा रहे हैं और अपने बयान को इज्ज बयानी का शिकार है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पा रहा हूँ अपने कलाम के अंदर। तो इस तरह से गालिब की तफहीम के कोई दूसरा शायर नहीं है जिसके शेर के अंदर ऐसी मानी तैदारी हो जो गालिब के यहाँ है, और ये गालिब का कमाल है, और यही गालिब का हुस्न है, उसके जो हम पढ़ते हैं जो मजा आता है। बकुल भाई, जैसा भी बताया कि एक तरफ से तो एक जनाजा जाता था और दूसरी तरफ से एक शादी की, मुझे एक मिसरा याद आ रहा है गालिब का इसी मंजर पे, नौहाए गम ही सही नगमे शादी न सही, एक हंगामे पे मौकूफ है घर की, हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। जब प्रोफेसर साहब जब पढ़ रहे थे तो मेरे को याद आ रहा था। एक जंग आज़ादी के दौरान गालिब के किस तरीके का तासुरात रहे होंगे, क्या उन्होंने महसूस किया होगा? देखिए, इसमें 2-3 बातें समझने की हैं। पहला तो ये है कि 1857 का जो वक्त है, गालिब 61 बरस के थे उस वक्त जी, 60-61 बरस के थे। 1797 की उनकी पैदाइश है जी। वो उनके लाइफ का बिल्कुल लेटर स्टेज था, जबकि वो बैठकर बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीजों को महसूस कर रहे हैं और रिएक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। रहने दो अभी साकरों महीना में। हाँ, वो कंडीशन वो है, और बेशतर उनका कलाम जो है वो उससे पहले का है। तो अब उनके कलाम में हम जंग आज़ादी के अनासिर ढूंढें और उनको निकालने की कोशिश करें, ये बड़ा एक मुश्किल मामला है। दूसरा ये है इसमें कि गालिब के हमअस्र और बहुत से शायर हैं। अब हम कभी उनके यहाँ पर जंग आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें तलाश नहीं करते जी, तो केवल गालिब पर ही ये क्यों हम जुल्म करें कि आप अननेसेसरी आप ये एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि उनका टेम्परामेंट क्या है। वो जिस टेम्परामेंट के शायर हैं, वो अपनी बात को जिस तरीके से कहते हैं उसमें सीधे तौर से तो कोई बात आप तक पहुंची ही नहीं है। तो स्ट्रेट अवे कोई चीज उनके सामने हो रही हो और वो एज इट इज उसको डिपिक्ट कर दें, एज इट इज उसको कह दें, ये नहीं। तो अब कुछ चीजें मिलेंगी ऐसे जब हालात से वो दुखी हैं। जैसे एक शेर उनका है, बैठा हुआ है साया दीवारे यार में, फरमा रवाए किश्वरे हिंदुस्तान है। तो ये अब शेर है, इसमें आप हल्की सी झलक एक आपको मिलेगी कि परेशान है वो परेशान, लोग उसे भी जोड़ते हैं, क्षमा रह गई वो भी खामोश, इस तरह के वो है। तो आप उसमें से निकाल लीजिए, लेकिन आप सीधे कोई चीज उसमें देखना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जुल्म है गालिब के साथ कि हम अननेसेसरी उन एलिमेंट्स को तलाशने की कोशिश करें जो उनके टेम्परामेंट के नहीं है, उनके टेम्परामेंट के नहीं। मैं चाहूंगा आप गालिब की कोई गजल जो आपको याद हो, पसंद हो, हमारे सामाईन को सुनाया। गालिब के 3 शेर मैं सुनाना चाहूंगी। फारूक साहब जी, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। शेर देखिए क्या क़यामत का शेर का है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। अब वो आपका के शाकी थे रहे हमेशा, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वो शेर इसका बड़ा मशहूर है, पूरे जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होता, पुरेते हो जो अबराग जुस्तजू क्या है, पुरेते हो जो अबराग जुस्तजू क्या है। बहुत बढ़िया अशार। गालिब की ज़मीन में आपने भी काफ़ी कुछ कहा है, तो
आप अपने कोई कलाम अगर हमारे सामीन को सुना सकें अभी। बिल्कुल, मैंने ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, इस पर मैंने गजल कही थी। जी जी पेश करती इरशाद हूँ इरशाद। कि सरे रह गुजर किसी का जो न इंतजार होता, वाह वाह। सरे रह गुजर किसी का जो न इंतजार होता, कहीं नक्शे पा न होते न कहीं गुबार होता, वाह। कहीं नक्शे पा न होते न कहीं गुबार होता, और तेरी याद जागते में तेरे ख्वाब सोते सोते, तेरी याद जागते में तेरे ख्वाब सोते सोते, अगर आहटों से बनता नया शाहकार होता, वाह वाह वाह। अगर आहटों से बनता नया शाहकार होता। और ये जमीन तो गालिब की है, लेकिन ख्याल हमारा है कि हैं अमीर शहर जितने मैं उन्हें सजाएं देती, वाह वाह। है अमीर शहर जितने उन्हें मैं उन्हें सजाएं देती, अगर अपने फैसले पर मुझे इख्तियार होता, वाह वाह। अगर अपने फैसले पर मुझे इख्तियार होता, और कभी ख्वाब ही न खिलते मेरे घर की क्यारियों में, कभी ख्वाब ही न खिलते मेरे घर की क्यारियों में, यूं ही वहशतें बरसती यूं ही इंतशार होता, यूं ही वहशतें बरसती यूं ही इंतशार होता। और अब जो गालिब का मिसरा है उस पर मैंने जुर्रत की है मिसरा लगाने की, कि वही हिज्र मौसमों के वही शाम रूठी रूठी, वही हिज्र मौसमों के वही हिज्र मौसमों के वही शाम रूठी रूठी, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। मुझे तो मजा आ गया। वही हिज्र मौसम तो कहते ही हम लोग कम से कम। जी। वही हिज्र मौसमों के वही शाम रूठी रूठी, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, और सभी लड़कियों के शायद यही ख्वाब होते होंगे, सभी लड़कियों के शायद यही ख्वाब होते होंगे, कि गुलाब रास्तों पर कोई शहसवार होता, कि गुलाब रास्तों पर कोई शहसवार होता, और वो जो सरों के फैसले हैं वो तो कत्ल गह में होंगे, जो सरों के फैसले हैं वो तो कत्ल गह में होंगे, ये तो दिल का फैसला है सरे कुए यार होता, ये तो दिल का फैसला है सरे कुए यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामीन, गालिब के बारे में बात करने के लिए, गालिब का जिक्र करने के लिए पूरा दिन कम है, कई रातें कम हैं, कई महीने कम हैं, कई साल कम हैं। इसीलिए तो सोचिए कि 1857 की 19वीं सदी की शुरुआत की उन बातों को हम आज भी करते हैं, और आज भी उतना ही मज़ा आता है जितना मुझे उम्मीद है कि उस ज़माने में आया करता होगा। हमारे तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी दुआ के साथ कि अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने नए लोगों के साथ, नए जिक्र के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेट ट्रेन जैसी भाग रही मुंबई में तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, पर बदलीपुर क्या जगह है, वो तो हौले हौले झूल रहा है बीते जमाने और नए दौर के बीच। बहुत कुछ पुराना पर नया होता है।